नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में। आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी के लिए बेसिकली ये वीडियो है और नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये जो आप शब्द सुन रहे हो नेचुरल वेजिटेशन, आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, इनका ये मतलब होता है कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है वो विदाउट ह्यूमन हो, यानी कि प्लांट अपने आप ग्रो हुए हैं, वहां पे ह्यूमंस का किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उनको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग समझ चुके होंगे। वो प्लांट्स जो अपने आप ग्रो होते हैं बिना किसी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन के, उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के, वो ग्रो होते हैं ना पार्टिकुलर एरिया में। आपने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होंगी कि एक पार्टिकुलर एरिया में आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटेड होते हैं विद द क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है, जो उस रीजन में मिलती है हम लोगों को। जो ये अलग अलग तरीके के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, तो ये वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि उस रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे इसी तरीके की मिलती होगी, तभी वहां पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं एक एरिया में, एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर और रेनफॉल पर ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके का होगा या किस तरीके का नहीं होगा। ये सारी चीजें टेम्परेचर और रेनफॉल पे हमारी डिपेंड होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर और रेनफॉल का यहाँ पे पूरा रोल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का उस एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उसी तरीके से वहां पे प्लांट्स आपके ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि टेम्परेचर और रेनफॉल पे ये चीजें डिपेंड होती है कि नेचुरल वेजिटेशन हमारा किस तरीके का रहेगा। तो ये भी मैं बता देता हूँ कि कंडीशंस हर जगह सेम नहीं होती हैं। दीज कंडीशंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर। ये कंडीशंस हर जगह सेम नहीं होती हैं। और इंडिया के अंदर आप लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखोगे तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड करता है इंडिया को दो क्लाइमेटिक रीजन्स में, ठीक है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइड करता है इंडिया को दो क्लाइमेटिक रीजन्स में। अगर बच्चों आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पता है तो मैंने वर्ल्ड मैप के ऊपर वीडियो बनाया है, लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो अगर आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पता है तो, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इंडिया को डिवाइड करती है दो क्लाइमेटिक रीजन्स में, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इंडिया का वो एंजॉय करता है कूलर क्लाइमेट, ठीक है, ऑफ द टेम्परेट बेल्ट। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा सदर्न पार्ट है वो वार्मर ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। देखिए जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो डिवाइड करता है इंडिया को दो क्लाइमेटिक रीजन्स में। तो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इंडिया का वो यानी कि ठंडे क्षेत्रों में उसकी गिनती होती है। वहीं जो हमारा सदर्न पार्ट होता है वहां पे आप देखोगे कि थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है अगर हम कंपेयर करें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात एक ही चीज की हो रही है कि यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है कि किस तरीके का क्लाइमेट एग्जिस्ट करेगा, तो उस हिसाब से हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन हमारा दो चीजों के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। पहला हमारा टेम्परेचर और दूसरा हमारा रेनफॉल। तो हम लोग पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखिए जो कनिफेरस ट्रीज होते हैं वो मिलते हैं हमारे कूलर क्लाइमेटिक जोन में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हिमालयाज की, ठीक है।
देखिए हिमालय रीजन्स में आपको कनीफेरस ट्रीज देखने को इजीली मिल जाएंगे क्योंकि वो कूलर क्लाइमेटिक जोन में आता है। फिर देखिए जो हिमालयाज है एक्ट करता है एज अ बैरियर फॉर द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। देखिए जो चाइना से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं उनको जो हमारा हिमालयाज है वो एक्ट करता है एज अ बैरियर, ठीक है। फिर देखिए जो हिमालयाज होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है द मॉनसून विंड्स को भी, ठीक है। जो हिमालय है वो मानसून विंड में भी हम रुकावट पैदा करता है जिस वजह से जो एंटायर इंडिया है वो एंजॉय करता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि टेम्परेचर हमें किस तरीके से इफेक्ट करता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। तो देखिए जो माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया के वो प्ले करते हैं अ क्रूशियल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं वो भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने में रेनफॉल को, ठीक है। फिर देखिए जो विंडवर्ड स्लोप्स होती हैं माउंटेन की वो रिसीव करती हैं ज़्यादा रेनफॉल, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो लीवर्ड साइड होती है माउंटेन की वो रिसीव करती है बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल, ठीक है, लेस रेनफॉल वहाँ पे होती है। तो इसका टोटल कंक्लूजन यही निकला है जो वेरिएशन है इन द रेनफॉल पैटर्न पे एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। क्लाइमेटिक कंडीशंस के यहाँ पे मतलब है टेम्परेचर से, ठीक है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है द काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन दीज रीजन्स। किसी भी रीजन में, रीजन कह लीजिए या एरिया कह लीजिए, किसी भी एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है दो तरीकों से। पहला होता है रेनफॉल और दूसरा होता है टेम्परेचर, ठीक है। इन दो वजहों से नेचुरल वेजिटेशन हमारा इफेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग इतना एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर और रेनफॉल का काफ़ी क्रूशियल रोल है नेचुरल वेजिटेशन पे, कि नेचुरल वेजिटेशन हमारा किस तरीके का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ से आपका जो पोर्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि आखिर कौन से मेजर टाइप्स हैं ऑफ वेजिटेशन के इंडिया के अंदर, ठीक है। तो पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, फिर तीसरा है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और इसी को हम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन भी कहते हैं, और चौथा है हमारा डेल्टा और टाइडल और इसी को हम लोग लिटरल फॉरेस्ट भी कहते हैं। फिर पांचवा है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये 5 तरीके के नेचुरल वेजिटेशन आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्लाइमेटिक कंडीशन का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जब ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तभी आपका ये एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वहाँ पर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी क्या है, जो रेनफॉल है वो मोर देन 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जिस एरिया में होगी वहाँ पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो एक्सीड करे 77% से, ठीक है। तो ये 3 तरीके की आपको क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। तो जिस भी एरिया में ये 3 क्लाइमेटिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होंगी तो उस एरिया में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आखिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो रेनफॉल है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उस रीजन में आपको ही मिलेंगे। इसी वजह से इन फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल सनशाइन एंड अबेंडेंस ऑफ वाटर, ट्रीज ग्रो वेरी टॉल एंड सम ऑफ देम एक्सीड द हाइट ऑफ 60 meters
देखिए इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें क्या होता है कि आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहती है एम्पल सनशाइन की, यानी कि आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिल रही है और यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिल रहा है, ठीक है, रेनफॉल के थ्रू। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो ग्रो होते हैं वेरी टॉल, ठीक है। और कुछ ट्रीज तो यहाँ पे ऐसे होते हैं कि वो 60 मीटर की हाइट को भी क्रॉस कर देते हैं। इन फॉरेस्ट के अंदर आप लोगों को वेरी टॉल हाइट ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे और उसके सिर्फ और सिर्फ हमारे दो कारण हैं। पहला कारण है हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमें सनलाइट मिलती है, दूसरा कारण है हमें यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वाटर मिल रहा है, ठीक है। पर्याप्त क्या, उससे कई गुना ज़्यादा हमें यहाँ पे वाटर मिल रहा है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि दीज आर डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि काफ़ी घने फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। द डेंस कैनोपी ऑफ टॉल ट्रीज ऑब्स्ट्रक्ट द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। देखिए ये इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, इनमें जो डेंस कैनोपी होती है, कैनोपी का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो घनी छतरी टाइप का आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने भी सेकंड पॉइंट में बताया था कि ये जो ट्रीज होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं ये काफ़ी एक दूसरे के पास में ही लगे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डेंस कैनोपी होती है और इसी वजह से हमारी जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाती है। इन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादातर जो सनलाइट है वो ग्राउंड को रीच नहीं कर पाती है, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है दीज फॉरेस्ट हैव मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो वर्ड है ना बायोडाइवर्सिटी, अब इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब होता है, पहले तो मैं इसको आपको एक डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहूँगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसे कि इज ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके की काइंड्स ऑफ लाइफ दिख जाए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ लाइफ से मतलब है वेराइटीज ऑफ एनिमल आपको मिल जाए एक पर्टिकुलर एरिया में, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिल जाए, वेराइटीज ऑफ फंगी मिल जाए, एंड इवन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक की बात हो रही है लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके की। यहाँ पे आपको एनिमल्स दिख जाएंगे, अलग अलग तरीके के प्लांट्स दिख जाएंगे और भी कई सारी चीजें, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, ठीक है। आपको ढेर सारे यानी कि अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स के आपको प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट्स देखने को इन फॉरेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम का यहाँ पे मतलब है सीजन से, ठीक है। फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूएशन, देयरफॉर द फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आपको थ्रू आउट द ईयर वो फॉरेस्ट ग्रीन कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसका सिंपल सा आपको आंसर देना है, जो ट्रीज होते हैं इन फॉरेस्ट के अंदर उनका कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, उनका फिक्स्ड कोई सीजन नहीं होता है कि वो फ्लावरिंग कब करेंगे और फ्रूएशन कब करेंगे, ठीक है। तो जो पेड़ होते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर उनका कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, जिसके चलते जो फॉरेस्ट हैं वो अपीयर होते हैं ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पेड़ फ्लावरिंग कर रहा है मार्च में और फिर कोई पेड़ है जो फ्लावरिंग कर रहा है किसी दूसरे मंथ में, तो इन फॉरेस्ट के अंदर आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर ये अपीयर होंगे ग्रीन, ठीक है। बस सिंपल सा इसका ये मतलब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में और उनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमारी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो है रोजवुड, ठीक है। इट ईट्स ड्यूरेबल हार्डवुड्स विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, डेकोरेटिव वुड कार्विंग
ऑर्नामेंटल प्लाईबोर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, ये जो रोजवुड होते हैं इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं फर्नीचर बनाने में, ठीक है, डेकोरेटिव वुड्स कर्विंग में, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लाईबोर्ड्स में। ठीक है, तो इसके वर्सटाइल लेवल ऑफ यूजेस हैं इस रोजवुड के। ठीक है, तो जो रोजवुड हमारा जो ट्री है वो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एबोनी की। इट यील्ड्स ब्लैक एंड हैवी वुड्स यूज्ड फॉर डेकोरेटिव कार्विंग, मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, कास्केट्स एटसेट्रा। तो जो हमारा एबोनी है वो ब्लैक एंड हैवी वुड है जिसको हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं और स्पोर्ट्स गुड्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है। फिर थर्ड स्पीशीज़ है हमारी चपलास। इट यील्ड्स ड्यूरेबल हार्डवुड होता है ये। ठीक है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ होता है कि हम लोग इसे शिप बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। अगली स्पीशीज़ है हमारी सिशु और ये स्पीशीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि ये हार्ड होता है, हैवी होता है, इलास्टिक एंड ड्यूरेबल वुड है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ड्यूरेबल फर्नीचर बनाने में, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ब्लॉक कार्ड्स, यानी कि फिर आप लोगों को बैलगाड़ी का तो नाम पता ही होगा, तो हम इस स्पीशीज़ का यूज़ इसमें भी करते हैं। फिर हम लोग कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस स्पीशीज़ का यूज़ करते हैं और इसके जैसी कई अन्य चीज़ें जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ थी। तो ये कुछ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ थी जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ट्रीज़ को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि आखिर कहाँ कहाँ ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। ठीक है, तो देखिए जो वेस्टर्न स्लोप है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है, जो वेस्टर्न स्लोप्स है ऑफ द वेस्टर्न घाट का आपको वहाँ पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के। फिर आपको असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लक्षद्वीप आइलैंड्स, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको ये देखने को फॉरेस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिसीव करते हैं वेरी हैवी रेनफॉल। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से रेनफॉल और टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एक नेचुरल वेजिटेशन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है जिस वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, इन एरियाज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, और हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट है रेनफॉल को लेकर। तो देखिए रेनफॉल यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हमारा 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। फिर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो यहाँ पर 60% से लेकर 80% के बीच में होनी चाहिए। तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तभी हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आखिर डेसिडुअस फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि इस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो यील्ड करते हैं वैल्यूएबल टिम्बर्स को। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी इन पेड़ों के ज़रिए हमें मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिक टर्म्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये अकर करते हैं लार्जर एरिया इन द कंट्री देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट से इन डेसिडुअस फॉरेस्ट की संख्या हमारे प्यारे भारत देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे प्यारे भारत देश में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या अगर हम कंपेयर करें डेसिडुअस फॉरेस्ट से तो वो काफ़ी कम है, क्योंकि डेसिडुअस जो फॉरेस्ट हैं वो लार्जर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं हमारे प्यारे भारत में। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कि इसमें जो पेड़ होते हैं, ठीक है, इन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं ये शेड करते हैं अपनी लीव्स को फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स के अंदर। ठीक है, और वो भी कब? इन मार्च और अप्रैल में। इन मार्च और अप्रैल में, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर में। ठीक है, और बच्चों ये इसलिए ऐसा करते हैं, ये कंजर्व कर सकें वाटर को। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स के अंदर इन मार्च और अप्रैल में, यानी कि ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर में। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड बताने की कोशिश करी गई है कि किस टाइम पीरियड में ये अपनी पेड़ जो होते हैं ये लीव्स को शेड करते हैं। ठीक है, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि कंजर्व करते हैं वाटर को, इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज एंड देयर यूजेस के बारे में। अब इन फॉरेस्ट के अंदर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी। आपकी बुक में कई सारी लिखी होंगी, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहली हमारी टाइप ऑफ स्पीशीज है टीक। ठीक है, ये एक हार्डवुड होता है। ठीक है, इसे हम लोग हार्डवुड की कैटेगरी में रखते हैं टीक को। और ये हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ये एक्सपेंसिव जो फर्नीचर होता है हम इसे वहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसे शिप बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में भी यूज़ करते हैं। और हम लोग इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाइट एंट से हमें बचाता है। सफ़ेद चींटियाँ जो होती हैं उनसे हमें ये जो हार्डवुड है ये हमें बचाता है। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप ऑफ स्पीशीज है हमारा सैंडलवुड। ठीक है, इसको हम लोग मोस्ट फ्रेग्रेंट सॉफ्टवुड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में, एरोमेटिक सब्सटेंस में, स्टैच्यूज़ में एंड कार्विंग्स में। और जो सैंडलवुड का ऑयल होता है इसे हम लोग यूज़ करते हैं इन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, जो हमारी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्रीज होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, इसके ऑयल का। ठीक है, और इसे हम लोग परफ्यूम्स बनाने में भी हम यूज़ करते हैं इस सैंडलवुड ट्री का। ठीक है, हम इसे परफ्यूम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट फ्रेग्रेंट सॉफ्टवुड। ठीक है, और इसके जैसी कई अन्य चीज़ें हम बना सकते हैं और भी हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीशीज है वो है सेमूल। ठीक है, इसे हम लोग वाइट सॉफ्टवुड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मेकिंग मैच बॉक्सेस, टॉयज, पैकिंग केसेस, प्लाईवुड्स एटसेट्रा। इट्स फ्रूट यील्ड्स कॉटन लाइक सॉफ्ट फैब्रिक विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग पिलोज। ठीक है, तो इतनी वर्सटाइल लेवल्स में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीशीज है वो है सीशम। इसको भी हम लोग हार्डवुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने अपने घरों में भी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बात करते होंगे कि हमने अपने भाई घर में जो खिड़की दरवाजे हैं वो शीशम की लकड़ी से बनवाए हैं। आमतौर पे आप लोगों ने ये सुना ही होगा ये नाम। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज से। ठीक है, फर्नीचर बनाने में। ठीक है, फिर जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव कार्विंग्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और इसके जैसी कई अन्य चीज़ों में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज और उनके यूजेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे प्यारे भारत देश में ये सबसे ज़्यादा फैले हुए फॉरेस्ट हैं। ठीक है, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे हमारे
प्यारे भारत में, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? दे आर फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ठीक है, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी आपको ये फॉरेस्ट थोड़े से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कितना वाइड स्प्रेड है ये फॉरेस्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। तो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से, ठीक है। थॉर्न का यहाँ पे मतलब होता है कांटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए रेनफॉल यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और फिर जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ठीक है। और फिर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो बिलो 50% होती है। तो ये कंडीशंस अगर होंगी तो हमारा ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट है, द ट्रीज आर ऑफ स्मॉलर साइज विथ स्क्रब लाइक अपीयरेंस। इन फॉरेस्ट के अंदर जो आपको पेड़ देखने को मिलेंगे वो साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है, और उनका स्क्रब लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि इन फॉरेस्ट के अंदर हमें जो पेड़ देखने को मिलते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है, दे हैव लॉन्ग रूट्स टू टैप मॉइस्चर फ्रॉम सब सॉइल लेवल। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो लॉन्ग रूट्स होते हैं, उनके पास होते हैं लॉन्ग रूट्स, जिससे कि वो मॉइस्चर को टैप कर सकते हैं फ्रॉम सब सॉइल लेवल से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द लीव्स आर स्मॉल एंड थॉर्नी विच इनेबल देम to face the dry climate and to protect themselves from animals. They are also called xerophytes. अब देखिए यहाँ पे जो आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो उनकी लीव्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं और काफ़ी कांटेदार होती हैं, जिस वजह से ये इनेबल करते हैं कि फेस कर सकें ड्राई क्लाइमेट को और जानवरों को अपने आप से प्रोटेक्ट कर सकें। इस तरीके के ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर देखिए हमने यहाँ पे ये भी कहा है कि हम लोग इसे कह सकते हैं ज़ेरोफाइट्स। अब आखिर ज़ेरोफाइट्स क्या होता है इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ज़ेरोफाइट इज़ अ स्पीशीज ऑफ प्लांट है, और ये ऐसी स्पीशीज ऑफ प्लांट है, इसके अंदर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि जो पौधे होते हैं वह ऐसी स्थानों पे उगते हैं जहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर होता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और इस प्रकार होता है कि वह पौधा जो है वो उसका यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसके अंदर हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ एंड देयर यूजेस के बारे में, कि आखिर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में हमें कौन सी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं और उन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ से हम क्या क्या यूजेस में ले सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ को, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे पहली स्पीशीज़ है बबूल। इट यील्ड्स अ टाइप ऑफ गम विच हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। The bark provides material for tanning of leather. देखिए जो बबूल है वो एक टाइप ऑफ गम है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसे हम दवाइयाँ बना सकते हैं, कई अन्य चीज़ें भी होती हैं हम इससे बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए जो इसकी जो छाल होती है वो प्रोवाइड्स करती है मटेरियल फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक है। तो अपने आप में ही इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है हमारी डेट पाम। दे आर फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिलेटिवली मोर। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डेकोरेशन
और फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर मेडिकेशन अगेंस्ट कोल्ड फीवर एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि हम इसको ठंड और फीवर के खिलाफ दवाई के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेट पाम को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसमें आती है, वो है नीम। इट्स बार्क, रूट्स एंड लीव्स आर of great medicinal value for treatment against ulcers, allergies, chickenpox, diabetes and many other diseases। तो इतनी सारी डिजीज़ में हम नीम का यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। क्योंकि हम इन सभी डिजीज़ में नीम के ज़रिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए, ये जो फॉरेस्ट हैं ये लोकेटेड होते हैं इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान पर, ठीक है, गुजरात और साउथ वेस्टर्न पंजाब में भी, ठीक है, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तेलंगाना एंड इन सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज रीजन ऑफ कर्नाटका में भी आपको कुछ हिस्सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हिस्सा है वो आपको देखने को राजस्थान में ही मिलेगा, ठीक है, इन फॉरेस्ट का। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट के बारे में। अब हम लोग यहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी हम जान लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे क्लाइमेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। बच्चों, थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला होता है यहाँ पे टेम्परेचर, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे रेनफॉल। लेकिन बच्चों ये जो फॉरेस्ट है ना, इनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है इन फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि ये नदियों के मुहाने पर, यानी कि नदियों के किनारे पर, या हम ऐसा कह सकते हैं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे मार्शी लैंड होते हैं। मार्शी लैंड्स का यहाँ पे मतलब होता है दलदलीय जो भूमि होती है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ पर जो ताज़ा पानी होता है वो खारे समुद्र पानी से मिलता है, वहाँ पर आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इसी प्रकार हैं, ठीक है, क्योंकि इन फॉरेस्ट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस का उतना महत्व नहीं होता है। जैसा हमने अभी तक पढ़ के आए हैं पीछे वाले फॉरेस्ट में, उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस का महत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें इतना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, द ट्रंक ऑफ दीज ट्रीज। देखिए, जो ट्रंक का यहाँ पे मतलब है, इसका मतलब है मेन स्टेम। हिंदी में अगर बोला जाए तो तना। The trunk of these trees is supported by a number of stilt-like roots which are submerged during high tides। देखिए, जो पेड़ों के तने होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं बाय नंबर ऑफ स्टिल्ट-लाइक रूट्स, जो होती हैं, जो मतलब पानी के अंदर होती हैं, या सबमर्ज्ड का हिंदी मतलब होता है जलमग्न, ड्यूरिंग हाई टाइड्स में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, दे आर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये, अनलाइक अदर ट्रीज, दे थ्राइव इन सेलाइन वाटर कंडीशंस, ठीक है। देखिए, ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं और अन्य पेड़ों के विपरीत वे खारे पानी की स्थिति में पनपते हैं, ये जो पेड़ होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके अलावा आपको इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज एंड देयर यूजेस के बारे में। इसमें हम लोग पहले इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है सुनरी। इट यील्ड्स हार्डवुड, और इसे हम लोग वाइडली यूज करते हैं फॉर बोट मेकिंग के लिए, ठीक है। बोट बनाने के लिए हम इसका वाइडली यूज करते हैं इसका, ठीक है। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमारे पहले है एमर, कोरा, स्क्रूपाइन, राइजोफोरा,
बहरा एंड अगर एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी जो और आपको देखने को इन फॉरेस्ट के अंदर मिल जाएंगी, और हम इनका लार्जली यूज करते हैं एज डोमेस्टिक फ्यूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। देखिए जो सुंदरी ट्री हैं आर लार्जली फाउंड होते हैं इन द सुंदरबन रीजन में। ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये पेड़ आपको उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जैसे कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आपको टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए जो टेम्परेचर है वो डिफर करता है विथ एल्टीट्यूड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेम्परेचर होता है वो डिफर करता है विथ एल्टीट्यूड, यानी कि अगर एल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी चेंज होगा। दिस ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एट वेरिंग एल्टीट्यूड्स। तो इस प्रकार से जब टेम्परेचर एल्टीट्यूड के बदलने से चेंज हो रहा है तो हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर और रेनफॉल पर नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर को इफेक्ट आ रहा है, जाहिर सी बात है कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन पर भी इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एल्टीट्यूड में चेंजेस लेकर आएंगे, वेरिंग होगी, अगर वहाँ पे एल्टीट्यूड्स की कम या ज़्यादा, तो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में भी असर होगा उस पर, ठीक है। तो हमारे जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो क्लासिफाइड हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। द हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, द हिमालयन ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट, फिर है हमारा द एल्पाइन फॉरेस्ट। फिर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। देखिए यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 100 सेंटीमीटर मोर टू 300 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग स्नो को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो स्नोफॉल होती है हम उसको भी यहाँ पे ऐड करें, तब जाकर यहाँ पे हमारा 100 सेंटीमीटर मोर टू 300 सेंटीमीटर की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हमारा लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस रहता है, और फिर हमारे यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जनरली 55% टू 65% रहती है। फिर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए यहाँ पे वेरियस मिक्स्ड स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी ऑफ कैनिफरस डेसिडुअस ट्रीज की, ठीक है। और ये फाउंड होते हैं एट वेरिंग हाइट एंड रेनफॉल रीजन्स में, ठीक है। देखिए अलग अलग तरीके की हाइट और अलग अलग तरीके की जो रेनफॉल होती है उसकी वजह से हमें ये ट्रीज फाउंड होते हैं। वेरियस मिक्स्ड स्पीशीज की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज एंड देयर यूजेस के बारे में। तो देखिए ओक, स्प्रूस, बर्च, चेस्टनट, पाइन, देवदार एटसेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। फिर मोस्ट ऑफ देम यील्ड करते हैं ड्यूरेबल हार्डवुड्स को, ठीक है, जिससे हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमें फाउंड होते हैं एट वेरिंग एल्टीट्यूड्स पर फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये अलग अलग हाइट्स पर हमें मिलते हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको ये अलग अलग हाइट पर देखने को मिल जाएंगे फॉरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, जो कि माउंटेन फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। देखिए यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का आगे चलकर कोई भी अलग क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर इस श्रेणी में हमें आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो देखिए सदर्न जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है बहुत अंतर नहीं है उनकी ऊंचाइयों में, ठीक है। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें सामान्य एक रूपता है, इसी वजह से हम यहाँ पे कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं।
देखिए हम यहाँ पे फिर से किसी भी तरीके का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बस आप इतना समझिए इसके अंदर कि जो सदर्न माउंटेन्स होते हैं उनकी ऊंचाइयों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसमें भी एक सामान्य एकरूपता होती है। इतना बस आप समझो, इसीलिए हम इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं क्या होती है। देखिए रेनफॉल मोर देन 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें रेनफॉल यहाँ पे मिलनी चाहिए। एवरेज टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 50% टू 80% होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से हमारी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हो चुकी हैं, ठीक है। जब ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तब हमें एग्जिस्टेंस में सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ एंड देयर यूजेस के बारे में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है मैग्नोलिया, देवदार, जामुन, वॉटल, प्लम, स्प्रूस, birch, walnut. They too yield hardwoods which is largely used for making furniture. हम इसका largely यूज करते हैं मेकिंग फर्नीचर में, ठीक है, क्योंकि ये हार्डवुड्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज थी जिनका हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है ऑफ द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में आर फाउंड इन द Vindhyas, the Nilgiris, the Western Ghats and the Annamalai Hills. तो इन जगहों पे आपको सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।